नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। भारत का सन 2022-23 चुनावी टाइम पास से गुजरता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को, सरकार तथा भाजपा सभी को 2024 के आम चुनाव की तैयारियों में जोक दिया है। उनका भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में आह्वान था कि चुनाव में अब 400 दिन बचे हैं और वे जुट जाएं। क्या ऐसे भारत 2014 से लगातार जुटा हुआ नहीं है? एक के बाद एक चुनाव और घोषणाओं, उद्घाटनों का लगातार बनता हुआ अंबार। लेकिन इस सब के बावजूद इससे हासिल क्या हुआ है? सत्ता के अलावा भारत में विकास क्या? आगे के 400 दिनों को छोड़े गुजरे 3100 दिनों में भारत को क्या कुछ मिला है? 140 करोड़ लोगों की भी बात छोड़े, संघ परिवार और हिंदूवादियों के संकल्प भी कौन से पूरे हुए हैं? तभी मेरी आज की गपशप का पहला शीर्षक है और 400 दिन चुनाव के। तैयारी में अपना पल पल जो को लड़ो, जीतो और जीतने के बाद वापस तैयारी, लड़ाई व जीत का अगला दौर, वह खत्म तो तीसरा दौर। यही पिछले 8 सालों से हिंदू स्वयं सेवकों के पल पल का टाइम पास है। सोचे, दुनिया में खोजे कि भारत जैसा कौन सा दूसरा देश है जहां के राजनीतिक कार्यकर्ता और नागरिक सब कोल्हू के बेल की ऐसी नियति लिए हुए हों। पता नहीं भाजपा, आरएसएस, उसके तमाम संगठनों के कितने करोड़ कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन तमाम संगठनों की अब तक की उम्र के पिछले 8-9 वर्षों के अनुभवों पर जरा गौर करें। सत्ता, पैसे और लाठी का चाहे जो सुख और वैभव मिला हो, मगर है तो सब राजा नरेंद्र मोदी की पालकी उठाए हुए कहार, उनके कोल्हू के बेल। सभी संगठनों उनके तमाम उद्देश्यों, संकल्पों व एजेंडे यानी सावरकर व हेडगेवार के विचारों को नरेंद्र मोदी अपने सत्ता यज्ञ में क्या स्वाहा नहीं कर दे रहे? क्या मैं गलत हूं? सोचे, ईमानदारी से सोचे कि क्या भारत सावरकर या गोरवलकर के विचारों का हिंदू राष्ट्र हुआ है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ? क्या अखिल भारतीय गो हत्या पाबंदी कानून बना? क्या संसद ने समान नागरिक संहिता बनाई? क्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी देश से निकाले गए? क्या हिंदी बतौर राष्ट्रभाषा केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बनी? क्या मदरसा शिक्षा खत्म हुई? क्या शिक्षा, पाठ्यक्रम, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को लेकर कोई भी वह काम हुआ जिसका संकल्प सावरकर के आइडिया ऑफ इंडिया में असंख्य हिंदूवादी दशकों से लिए हुए थे? क्या भारत वैसा राष्ट्रवादी हुआ जिसकी कल्पना में हिंदूवादी लोग इजराइल, जापान और जर्मनी का हवाला देते थे? क्या भारत भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? क्या काला धन खत्म हुआ? क्या भारत, उसकी आर्थिकी स्वदेशी हुई? भारत के 140 करोड़ लोगों में स्वावलंबियों, आत्मनिर्भर, रोजगार पाए लोगों की आबादी का अनुपात बढ़ा है या उल्टे राशन, खैरात, फ्री की रेवड़ियों पर जीने वाले भीख मंगे बेरोजगारों की संख्या बेइंतहा बढ़ी है? देश में गरीब अमीर की असमानता बढ़ी या घटी? मतलब हिंदूवादी आइडिया ऑफ इंडिया के एजेंडे में रियलिटी को जांचे या बर्बादी के कांग्रेसी शासन चरित्र से देश की मुक्ति के हिंदूवादी वायदों की किसी भी कसौटी में सोचे, फिर मोदी शाही से भारत की प्राप्ति का जरा हिसाब लगाए तो वह मिलेगा क्या जिसे 8 सालों से खपते कोल्हू के बेलों की मेहनत से निकला हुआ तेल माने? उल्टे क्या ये साबित नहीं हुआ है कि तिल में तेल ही नहीं, जो कोल्हू से हिंदुओं को तेल मिले? सही है, सचमुच ये बात अपनी जगह सही है कि राम मंदिर बन रहा है, अनुच्छेद 370 खत्म हुई, दुनिया के नेताओं में पगड़ीधारी हिंदू प्रधानमंत्री व भगवाधारी नेता चेहरे बैठ रहे, लेकिन उससे क्या है? क्या अमेरिका, यूरोप या कि दुनिया ने भारत का कायाकल्प कराने का ऐसा कोई भी प्लान बनाया है जैसे उन्होंने जापान, यूरोप या चीन को बनाने के लिए बनाया था? क्या मंदिर बनने से राम जी अवतरित होकर हिंदुओं को रोजी रोटी देंगे? क्या अनुच्छेद 370 के खत्म हो जाने से कश्मीर घाटी में हिंदुओं का लौटना या वहां बसना संभव हुआ? या जो हिंदू वहां थे वे ही और डरकर क्या भागते हुए नहीं है? संभव है,
यह रियलिटी भक्तों कोहलू के बेलों के गले नहीं हुई। आखिर उनकी नियति घूमते रहना है, टाइम पास करना है, मालिक प्रधानमंत्री का अमृत काल बनाए रखना। इस सप्ताह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तालियों के साथ नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को गले उतारा कि चुनाव में अब 400 दिन बचे और वे अपने जीवन का क्षण क्षण भारत की विकास गाथा में लगाए। सबसे अच्छा दौर आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। देश का सुनहरा दौर आ रहा है और हमें और मेहनत करनी चाहिए। अमृत काल यानी 2047 तक के 25 साल के अगले वक्त को कर्तव्य काल में बदलने की जरूरत है। तभी तो दुनिया मानती है कि शब्दों की जुगाली में, मुंगेरी लाल ख्यालों में हिंदुओं जैसी नस्ल सचमुच में दुनिया में दूसरी कोई नहीं। बहरहाल अब दूसरी कक्षा और इसका शीर्षक है अगले 400 दिन बनाम पिछले 3100 दिन। लोकसभा चुनाव में 400 दिन बचे हैं। इस बात में यह भी अंतर्निहित है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3,500 दिन के अब तक के राज भी पूरे होंगे, जिसमें से अब तक 3100 दिन गुजर चुके हैं। तो सवाल है, गुजरे 3100 दिनों में क्या हुआ? बतौर प्रधानमंत्री 3100 दिन के अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई संकल्प किए, कई टारगेट फिक्स किए, लेकिन अफसोस की बात जो उनमें से एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि जिस शिद्दत से उन्होंने चुनाव के 400 दिन बचे होने की बात कही और वे अब और उनकी पार्टी तथा सरकार इसमें जैसे जुटेंगे वैसे कभी भी दूसरे संकल्पों को पूरा करने के लिए नहीं जुटे। याद करें कैसे नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से 50 दिन का समय मांगा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा था, भाइयों बहनों, मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे। 50 दिन, 30 दिसंबर तक का मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। यदि 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा कोई इरादा गलत निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वह सजा भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा था कि 50 दिन तक आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद जैसे हिंदुस्तान का सपना आपने देखा है वैसा हिंदुस्तान आपको देने का वादा करता हूं। आप सोचिए उस संकल्प का क्या हुआ। 50 दिन नहीं बल्कि 50 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन क्या वैसा हिंदुस्तान मिला है जैसा लोगों ने सोचा था? क्या काला धन खत्म हो गया, भ्रष्टाचार रुक गया, जाली नोट खत्म हो गए, देश में कैशलेस इकोनॉमी बन गई, आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर टूट गई? इसी तरह प्रधानमंत्री की ओर से बताए गए दूसरे संकल्पों व टाइमलाइन को जरा देखें तो तस्वीर और साफ होगी। उन्होंने 2022 को लेकर एक बड़ा लक्ष्य तय किया था। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के 5 साल का कोई भी टारगेट तय नहीं किया, बल्कि सारे टारगेट 2022 के तय किए। उन सबको देश की आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा। उन्होंने बार बार कहा कि देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक देश बदल चुका होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए कई लक्ष्य तय किए, लेकिन क्या सरकार उन लक्ष्यों को हासिल कर सकी? हकीकत है उनमें से एक भी टारगेट हासिल नहीं हुआ। कारण यह है कि सरकार ने उन्हें हासिल करने के लिए उस शिद्दत से काम ही नहीं किया जिस शिद्दत से चुनाव लड़े गए, या चुनाव के लिए अगले 400 दिन में काम होगा। पार्टी, सरकार और पूरी मशीनरी जिस अंदाज में तब चुनाव में लगती है वह अभूतपूर्व होता, लेकिन सरकार के इरादों को हासिल करने के, टारगेट प्राप्त करने के काम में वह जोश गायब मिलता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो घोषणा व वायदे के मुताबिक आज देश के हर नागरिक के सिर पर क्या अपनी छत नहीं होती? प्रधानमंत्री ने 2016 में वादा किया था कि 2022 तक देश के हर नागरिक को उसका घर मिल जाएगा। वह समय सीमा बीत चुकी है और सरकार टारगेट से कोसों दूर है। आज वास्तविकता है कि सिर्फ इस सीजन के ठंड में
देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर सोने वाले हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं। देश की विशाल आबादी झुग्गियों में रहती है, उनको कब घर मिलेगा यह तय नहीं है, लेकिन लाखों लोग बेघर हैं जिनको रेन बसेरा चाहिए, वह भी सरकार कायदे से मुहैया नहीं करा पाई है। इसी तरह 2016 में ही प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। कुछ दिन पहले सरकार के मंत्री ने ऐलान भी किया कि सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन असलियत यह है कि यदि खेती की लागत में हुई बढ़ोतरी से हिसाब करें तो किसानों की आय 1/4 से ज्यादा नहीं बढ़ी है। इसके अलावा 2022 में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली थी, भारत माता की किसी संतान को अपने यान से अंतरिक्ष में जाना था, 100 स्मार्ट सिटी बन जाने थे, गंगा की सफाई हो जानी थी, लेकिन इनमें से क्या किसी काम का टारगेट पूरा हुआ? कह सकते हैं सरकारी वादों के साथ ऐसा ही होता है। कई फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से टारगेट समय पर पूरा नहीं हो पाते। जैसे 2022 से पहले 2 साल कोरोना महामारी में निकल गए थे हमारे, लेकिन ये बहाने नरेंद्र मोदी की सरकार पर लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका खुद का वादा है कि वे जो कहते हैं वे करके दिखा देते हैं, जबकि पहले की सरकारें सिर्फ कहती थी। फिर दूसरी बात यह सत्य भी है कि जब कोरोना के बीच सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट नहीं रुका, नए संसद भवन का प्रोजेक्ट नहीं रुका, सरकारी एजेंसियों और अदालत से विशेष अनुमति लेकर कोरोना के बीच भी ऐसे प्रोजेक्ट में 3 शिफ्ट में लोगों से काम कराया गया, सर्दियों में एनवायरमेंट इमरजेंसी के समय भी इन पर काम नहीं रुका, तो वैसे ही क्या बाकी प्रोजेक्टों पर काम क्या नहीं हो सकता था? नहीं होना चाहिए? क्या किसी ने प्रधानमंत्री को कभी यह कहते हुए सुना कि सबको घर देने का टारगेट पूरा करने में अब सिर्फ इतने दिन बचे और उतने दिनों में टारगेट पूरा करना है? लेकिन इस तरह की अप्रोच ऐसे सिर्फ चुनावों के मामले में सुनने को मिलता है। अब अगली गपशप और इसका सवाल है, क्या हुआ और क्या ढिंडोरा पीटा गया? निसंदेह मोदी सरकार ने अपनी पार्टी की ओर से किए गए कुछ वादों को पूरा किया है, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला। यह भारतीय जनसंघ का 7 दशक पुराना वादा था। आजादी के 5 साल बाद जनसंघ का गठन हुआ था और उसी समय से इस धारा को हटाने की मांग हो रही थी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। इसे 1980 में बनी भाजपा की घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। उसे 2019 में पूरा किया गया, मतलब कोई 7 दशक लगे। इसी तरह रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा और संकल्प भी कोई 40 साल पुराना है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वह पूरा होता हुआ है, लेकिन अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2023 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। मुस्लिम समाज में 3 तलाक करने का वादा भी पुराना था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरा हुआ है। इन वादों और संकल्पों के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ढिंढोरा पीट दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान था। देश को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प था। कुछ समय पहले ऐलान भी हो गया कि देश अब खुले में शौच से मुक्त है। हालांकि यह दावा असलियत से कोसों दूर है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना रात में रेल बसेरों का मुआयना करने निकले थे, तो उन्हें कश्मीरी गेट में पता चला कि सैकड़ों लोग अब भी शौच के लिए यमुना के किनारे जाते हैं। यह देश की राजधानी के एक इलाके की बात है। सोचे, राजधानी दिल्ली में जब इतने लोग खुले में टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, तो देश के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में क्या स्थिति होगी। लेकिन सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि की योजनाएं शुरू की थी। बाद में आत्मनिर्भर भारत को भी इसमें जोड़ा गया। मेक इन इंडिया की हकीकत मेक इन चाइना, सेल इन इंडिया में बदल गई है। चीन से भारत का कारोबार घाटा
100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। बावजूद इसके रोज ढिंडोरा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बजता है। सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बता रही है तो डिजिटल इकोनॉमी का कैपिटल बता रही है। हर भाषण में स्टार्टअप इंडिया के कथित इकोसिस्टम का जिक्र हो रहा है। हकीकत यह है कि भारत तकनीक से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की सभी चीजों के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। जिस इकोनॉमिक इकोसिस्टम की बात हो रही है उससे देश में असमानता ऐसी बढ़ी है कि सिर्फ 1% लोगों के पास अब भारत देश की 40% संपत्ति हो गई है। देश की आधी आबादी यानी 50% लोगों के पास देश की सिर्फ 3% संपत्ति है। देश के 60% से ज्यादा लोग 5 किलो राशन अनाज पर पल रहे हैं, लेकिन 90% कंगली आबादी के बावजूद यह ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि भारत की आर्थिकी ब्रिटेन को पछाड़ते हुए। इसी के साथ सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.